संचालक महोदय, अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली बहना, समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी के चरणों में सत सत नमन करते हुए दो शब्दों से मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं कि जैसा कि सुरेश भाई ने कहा, तभी मेरी आंखें नम हो गई थी। सुरेश जी ने कहा कि जब फूलन देवी की याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं, हृदय द्रवित हो उठता है, क्योंकि मेरे रगों में जो खून है वो एक मां से नहीं कई माओं से है। मेरा भी हृदय द्रवित हो उठता है, मेरी आंखें नम हो जाती है। और तब मैं बहन की आंखों में आंखें डाल के जब उन बातें किया करता था, वो मुझे राखी बांधती थी। आज से 24 साल पहले 25 जुलाई 2001 का वो दिन, मैं मार्केट से आया, दिल्ली में मैं फैक्ट्री चलाता हूं, और गाड़ी खड़ी करके 2 बजे जैसे मैं घर पे आया, हाथ पैर धो करके खाना खाने के लिए बैठा, 2:25 पर तब 2 ही चैनल चलते थे टीवी पे, एक नेशनल दूरदर्शन और दूसरा डीडी उर्दू। डीडी उर्दू पर समाचार वाचिका समाचार बोलते बोलते उसने कहा कि अभी अभी खबर मिली है कि मिर्जापुर की सांसद फूलन देवी को गोली मार के हलाक कर दिया गया। हाथ से रोटी छूट गई, स्कूटर उठाया, अशोका रोड, वह फूलन देवी के आवास पर पहुंचा। उस कमीने में नजदीक से 6 गोलियां यहां मारी थी, नजदीक से। फूलन देवी का, उस मेरी बहन का 100 राम मनोहर लोहिया में पड़ा पूरा देश, पिछड़ा वर्ग, निषाद समाज, कश्यप समाज, बिंद समाज, यादव समाज, पीडीए के लोग आंसू बहा रहे थे। नेताजी मिर्जापुर के संसदीय क्षेत्र से भारी मांग पर वहां से लेकर के उनकी बॉडी को जाते हैं और मिर्जापुर में अंतिम संस्कार करते हैं। और मैं अपनी स्कूटर वहीं छोड़ करके मैं मुखर्जी नगर में आज भी रहता हूं, जो अशोका रोड 44 नंबर से मुखर्जी नगर की दूरी 18 किलोमीटर है। रात को 11 बजे चला और सुबह 4 बजे अपने घर पे पहुंचा, स्कूटर वहीं छोड़ दिया पैदल। जब मेरी पत्नी ने पूछी तो क्या हुआ, तब मेरी आंखों से आंसू निकले। उसके पहले आंसू सूख गए थे, और सुबह जब नींद खुली तो पता लगा कि फूलन देवी की लाश लेकर के नेताजी मिर्जापुर चले गए। निशब्द था, और 2 शब्द लिखा कि दिया फजल से रतन ले ले बहना, राखी बांधती थी। दिया फजल से रतन ले ले बहना, और फूलों का ये हार सुमन ले ले बहना। सोचा था सावन में बात होगी, राखी विदाई में हमसे कफन ले ले बहना। सब कुछ छूट गया पीछे, अब राजनीति नहीं करनी है, अब समाज में काम नहीं करना है। लेकिन बिहार के कैप्टन जनरल राणा प्रसाद जी, निषाद जी ने बुलाया कि बेटा कभी जीवन खत्म नहीं होता। फूलन देवी का जो सपना था, उस सपने को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। तुम्हारे जैसा नौजवान वीर पुत्र अगर टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, तो कौन समाज की लड़ाई लड़ेगा? बेटा तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं फिर उठ के खड़ा हुआ और फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते बाबूलाल साहनी जी अभी एक जिक्र कर रहे थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, लेकिन पूरा बात नहीं बता पाए इसलिए कि समय का अभाव था। समय के अभाव में पूरी बात को नहीं बता पाया, और अधूरी जानकारी जहर के समान होता है। बाबूलाल के बातों में मैं बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना
चाहूंगा कि 1994 में हजरत बहन बेगम पार्क में जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो मनोहर लाल कश्यप और जयपाल सिंह कश्यप को उन्होंने जिम्मेदारी दिया कि यह समाज जो आज नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, जंगल के बीच में, जलाशय में, देश की जो सबसे गंदी जगह है और जो सबसे खतरनाक जगह है, उस जगह यह जाति निवास करती है। अगर आज देखा जाए तो देश के आजादी के बाद इनसे 10 गुना नीचे रहने वाली जाति आज 10 गुना ऊपर चली गई, लेकिन देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिनकी माताओं ने, जिनकी बहनों ने, जिनकी बेटियों ने शहादत दी, अपने भाई की शहादत दी, अपने पति की शहादत दी, अपने बेटे की शहादत दी, आज वह देश की आजादी से वंचित है। 1994 में 5 सूत्री मांग बना। माननीय नेताजी बालू खनन, नौका संचालन, मछली पालन, सिंघाड़े की खेती, खरबूजे और तरबूज की खेती जो सरजू, गंगा और जमुना के तराई में बाढ़ जाने के बाद की जाती है, इस पर पुश्तैनी अधिकार निषादों का है, क्योंकि यह इतिहास में मिलता है। और इतिहास कहां से मिलता है? 27 जून 1857 के घटना के बाद जब 10 अंग्रेज परिवार पिठूर के राजा को लूट करके नाव पर लेकर के कानपुर आए और कानपुर से इलाहाबाद नौका के रास्ते जाने के लिए तैयार हुए 17 जून को, और जब आकर के कानपुर के कैंट में विश्राम करने के लिए रुके तो वहां पर मुल्ला मल्ला 80 साल के जो बरगद के पेड़ के नीचे अखाड़ा चलाते थे, और नाव चलाने वाले समाधान मल्ला और लोचन निषाद से कहा कि अरे लोचन, समाधान, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो निषादों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम लोग क्या कर सकते हैं? बोले क्यों नहीं कर सकते, जाके कह दो अंग्रेजों से कि 22 जून को बरसात होगी, गंगा सूख गई है, बड़ी बड़ी नावें इलाहाबाद नहीं जा सकती, और जब बाढ़ आएगी, बारिश होगी 22 जून को, 21-22 जून को, तब यहां से नाव लेके चलना है। अंग्रेज अधिकारी उनकी बात मान गए। लोचन निषाद और समाधान मल्ला, मुल्ला मल्ला के साथ मिलकर के गांव और कुल्हाड़ी कांटे को धार लगा लगा करके नाव के फेदे में छुपा दिया। इतिहास गवाह है, तब भी उसने विलियम ब्रुक्स ने लिखा एक किताब लिखा है उसने, 1857 से लेकर 1878 तक उसने सर्च किया। उस किताब में लिखा है कि द निषाद इज ए क्रिमिनल एंड मिलिटेंट कार्ड। क्यों लिखा? क्योंकि यह जाति इस देश के सबसे बड़े स्वाभिमानी गए। इस देश के जल जंगल के वासी, भारत के मूल निवासी निषादों ने क्या किया कि 10 अंग्रेज परिवारों को, 40 लोगों को नाव के पेटे को काट करके डुबा करके मार डाला, और सारे अधिकारी और अंग्रेज परिवार मारे गए। इतनी बड़ी ट्रेजेडी अंग्रेजों के पूरे शासन में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि पता लगाओ ये स्वाभिमानी जाति है, सेवा करने वाली जाति है, इतनी उग्र कैसे हो गई? इतिहासकारों को भेज दिया विलायत से वेलिंगटन वायसराय, जाओ पता लगाओ। विलियम ब्रुक्स और जैसे लोग इतिहासकार आकर के जब पता लगाने लगे तो उन्होंने देखा कि निषाद यहाँ जल जंगल में, कंदराओं में, नदियों के द्वाबों में, पहाड़ों में रहने वाले, इनके तीर, बर्छी, भाला, तलवार चलाने वाले लोग, शिकार माही करने वाले, तरबूज ककड़ी की खेती करके अपना पालन चलाना, नौका संचालन करना, मछली पालन करना। उन्होंने कहा छीन लो इनसे। अंग्रेज बुद्धिमान थे, कहने लगे कि सर पूरी दुनिया में एक ही ऐसा यान है, जलयान, जिसकी स्टीयरिंग पीछे होती है, बिना नाविक का, बिना मल्लाह का, बिना मझवार का कोई चला नहीं पाएगा। उसने कहा कि ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम का तो चलाएंगे और हमारे लोग वसूले उसको, मार्केट में मर्चेंट बना दो, मछली हमारे लोग बेचे, पकड़े, ये 1 रुपए काम करते हैं, 5 पैसे इनको दो, और पूरे देश में मल्लाह हमारे अभियान चलाओ। उन लोगों ने दिन में आते थे अंग्रेजी सैनिक हिंदुस्तानी सैनिकों के साथ। एक इसकी बस्ती है केवटों की, रात में कत्लेआम। एक इसकी बस्ती है निषादों की, रात में कत्लेआम। एक इसकी बस्ती है मल्लाहों की, रात में कत्लेआम। निषाद मुखियाओं ने आपस में मीटिंग किया कि ऐसा क्या बात है कि जब कोई अनजान आदमी आकर के जिस बस्ती में पूछ लेता है किसकी बस्ती है, सुबह उजाड़ जाती है, आज से तुम लोग निषाद केवट मल्ला मत बताना, कुछ भी बता दो, लेकिन केवट निषाद मल्लाह मत बताना। हमारे लोग अपनी जान से डर करके उत्तर प्रदेश, बिहार के निवासी कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, कहार, चाई, बाथम, गोड़िया, तुरिया, खरहा, खैरवा, बेलदार,
कुछ भी बता दो, लिख दो, लेकिन निषाद केवट मल्लाह मत बताना। बंगाल आसाम का मछुआरा समाज, जलुआ केवट, हलुआ केवट, नामसूत्र, पत्नी टंडेल, कर्नाटक, तमिलनाडु का राजपुत्रा, गंगापुत्रा, मलैया, मछिंदर माल और महाराष्ट्र का मल्लाह और कश्यप निषाद बिंद केवट, कोली लिखता है और कोली की उपजातियां देवरे कोली, टोकरे कोली, महादेव कोली, और गुजरात का कश्यप निषाद मछुआरा समाज वही भोई लिखता है, और जो भोई की उपजातियां राजे भोई, खासे भोई, जीगा भोई, नामसूत्र, पत्नी टंडेल। और जब आप राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आएंगे तो यहाँ कश्यप निषाद बिंद केवट के साथ मेरा बहुत बड़ी संख्या में लिखने वाले लोग, हमारे समाज के लोग 103 नामों में, उपजातियों में बढ़ गए। सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा। नेताजी जी ने जब इस बात को नेताजी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि यह समाज इकट्ठा कैसे होगा। तो 1994 20 जनवरी 1994 को जो हजरत बेगम बहार पार्क में लाखों निषाद इकट्ठा हुए थे, 5 सूत्री मांग था कि नेताजी बालू खनन, नौका संचालन, मछली पालन, ककड़ी तरबूजे की खेती और सिंघाड़े की खेती हमारे समाज को दे दिया जाए। आवाज आई भीड़ से, कोई बुजुर्ग आदमी आवाज लगाया कि बेटा हमारी बेटी जेल में है, तो कुछ भी ख्याल कर लो। एक कश्यप जी थी बागपत के, और फूलन देवी जिंदाबाद, फूलन देवी जिंदाबाद के नारे गुजरने लगे। नेताजी ने आह्वान किया कि फूलन देवी की फाइल हम मंगाएंगे और फूलन देवी को जेल से छुड़वाएंगे। उन्होंने फाइल मंगाया और उस फाइल को स्टडी किया। कुछ केस उसमें ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला बनता था, जो मुख्यमंत्री अधिकार क्षेत्र से बाहर था। बाकी केस को उन्होंने खत्म करवाया और मिर्जापुर से टिकट देकर फूलन देवी को जब सदन में भेजा, फिर सामंतवादियों के पेट में दर्द हो गया, फिर षड्यंत्र चलने लगे हमारी बहन को हमसे छीनने के लिए। क्योंकि जो ये पूरे देश का कश्यप निषाद बिंद केवट, कहां चाई, बातम, धुरिया, तियर, खरवार, बेलदार, तुरैया, जालो, मालो, जलुआ केवट, हलुआ केवट, नामसूत्र, पटनी, टंडेल, राजे भोई, खासे भोई, जीगा भोई, नामसूत्र, पटनी और कोली, देवरे कोली, टोकरे कोली, महादेव कोली, ये सारे एक होने लगे, दिल्ली आने लगे। फूलन देवी कौन है? कोली से पूछो, हम फूलन देवी वाले हैं। भोई कहता हम फूलन देवी वाले हैं। सागर पुत्रा कहता हम फूलन देवी वाले हैं। हलुआ जलुआ केवट कहता हम फूलन देवी वाले हैं। जब यह 103 नामों से बटा मछुआरा समाज एक होने लगा और नेताजी की ताकत बढ़ने लगी, नेताजी की दूरदृष्टि को देखते हुए नेताजी को कमजोर करने के लिए फूलन देवी की हत्या की साजिश रची गई। नेताजी ने कहा कि फूलन देवी तुम्हारी हत्या हो सकती है, तुम सावधान रहो। उन्होंने कहा कि बाबूजी आपकी जिंदगी है, एक वह मेरे पिता जो उन्हें जन्म दिए थे, एक आप मेरे धर्म के पिता हो, उनसे बड़े आप हो, आपने मुझे जो जिंदगी दिया है आपकी जिंदगी है, मेरी हत्या हो सकती है, जिम्मेदारी आपकी है, सुरक्षा देना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। उसी समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, होम मिनिस्टर बनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार से एक चिट्ठी जाती है कि फूलन देवी को वाई पीएम श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो उनको सिक्योरिटी में 6 गार्ड थे, 6 पुलिस वाले थे, हटा लिया गया और एक सिविल पुलिस वाले को लगा दिया गया बिना वर्दी के, और हमारी बहन की एक साजिश के तहत हत्या कर दिया गया। और हत्या इसलिए किया गया क्योंकि यह पिछड़ा समाज, यह दलित समाज, यह पीड़ित का समाज कश्यप निषाद बिंद केवट के साथ यादव और मुसलमान खड़ा हो गया था कि अब यहाँ पिछड़ों और अग्रों की लड़ाई है, अब यहाँ संविधान की लड़ाई है, इस देश के संविधान बचाने की लड़ाई है, इस देश में एकता, समता और समानता की लड़ाई है। किसी बहन बेटी के साथ अगर अत्याचार होगा, वह चाहे किसी भी वर्ग का होगा, जो सामंतवादी होगा, उसकी आंख में नोच लोगी, उसकी आंख निकाल लोगी। फूलन देवी का आवाज जब पार्लियामेंट से गूंजने लगा, जब उनकी बुलंद आवाज पार्लियामेंट से गूंजने लगी, तो सामंतवादियों ने साजिश के तहत हमारी बहन को 25 जुलाई 2001 को छीन लिया। और यहां तक कि हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन नहीं, सरकार ने साफ मना कर दिया। शेर सिंह राणा कायर है और उस कायर को मैं चुनौती देता हूं, अगर है हिम्मत तो बिना सिक्योरिटी के चले, वो घूमने हिंदुस्तान में देख ले। उस कायर ने बहन के घर आया, उनके हाथ से खीर खाया नागपंचमी के दिन, और रक्षाबंधन से पहले जिस बहन के हाथ से खीर खाया, क्या इनका चरित्र है? इनका क्या चरित्र है? इनके कथनी और करने में क्या फर्क है? आज वही काम
हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आपका बेटा कांवड़ लेने जाएगा तो पुलिस उसका पैर दबाएगा, हेलीकॉप्टर उसके ऊपर फूल बरसाएगा, लेकिन आपका बेटा पढ़ लिख करके अगर सवाल पूछेगा या नौकरी मांगेगा तो उसके ऊपर लाठी बरसाएंगे। ये हमारे समाज के नौजवानों को, हमारे समाज के नेताओं को, ये पीढ़ी के लोगों को समझना होगा। ये अखिलेश यादव जो संविधान बचाने की, इस देश की क्षमता बचाने के लिए, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, इस देश में समस्त पिछड़े और पीढ़ी के लोगों को समानता देने के लिए जो नेता अकेला लड़ रहा है, हम सब लोगों को उनके साथ खड़े होकर के 27 का सत्ताधीश माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का संविधान बचेगा और देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, देश के नौजवानों को सम्मान मिलेगा और देश के बेटियों को भी सम्मान मिलेगा। आज देख लो, कहीं निषाद मारा जा रहा है, कहीं निषाद की बेटी के साथ रेप किया जा रहा है, कहीं यादव मारा जा रहा है, कहीं यादव का बेटा मारा जा रहा है, कहीं कथावाचक यादव मारे जा रहे हैं। आजकल गंगा जल की जगह कोई और जल बोतल में भर के बेचा जा रहा है। अब उससे आगे नहीं कहेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। तो मित्रों, फूलन देवी का जो इतिहास रहा है, फूलन देवी ने जो लड़ा, उनके साथ मैंने जो जीवन गुजारे उस पल को मैंने देखा है। उनके साथ मैं राजधानी में जब यात्रा करता था, दिल्ली से मद्रास चलता था या दिल्ली से बंबई जाता था, जब वो आप की कहानी बताते थे, मानवता उनके अंदर थी। लोग कहते हैं कि फूलन देवी को क्या डकैत थी, फूलन देवी को क्या डकैत नहीं थी, उसको डकैत किसने बनाया? और इतना बेरहमी से उसके साथ अत्याचार, अन्याय, शोषण किया गया। इसके बावजूद अगर कोई ब्रांडेड फिल्म देखे होंगे तो थोड़ा सा सीन उसमें दिखाया है पिक्चर में कि एक बच्चा उस कुएं पे रो रहा है जहां पर गोली चल रही है, जहां पर सामंतवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन फूलन देवी ने कहा इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। अपने साथियों से कहा कि गांव की एक भी बहन बेटी के साथ अत्याचार, दुराचार, अन्याय और कुदृष्टि कोई हमारा साथी नहीं डालेगा। ये मानवता फूलन देवी के अंदर थी, जिसका सब कुछ उड़ गया, जिसको नंगा कर दिया किसी ने। उस जहां भैंस बांधी जाती थी, जहां गाय बांधी जाती थी, उस गौशाले में रखा और ये कंबल देकर के उसको नंगा रखते थे। जब उसके शरीर से बदबू आने लगती थी तो कुएं के पानी से भी नहाने नहीं देते थे। तो सामंतवादी दो उसके साथ जाते थे, चप्पल और फूलन देवी को एक पुराना लुक्का देकर के, पुरानी साड़ी देकर के नहला के लाते थे और फिर उसके साथ वही अमानवीय व्यवहार। मैं उनसे बातें करता था, बातें करते करते मेरी आंखें भर आती थी और जो जज्बात उन्होंने मुझे दिया कि भैया मेरा जीवन कितना लंबा है, मैं कितने दिन समाज की सेवा कर पाऊंगी, अपने पिछड़े दलित लोगों की कितने दिन सेवा कर पाऊंगी, इनका हक अधिकार कब तक मैं दिला पाऊंगी, इनको शिक्षा का, समानता का अधिकार कब मिलेगा, ये हमारा समाज सामाजिक रूप से कब मजबूत होगा, कब उनकी गुलामी को ठोकर मारेगा। मेरी जिंदगी पता नहीं कितनी लंबी है, लेकिन जब तक रहूंगी मैं लड़ूंगी। मेरे भैया तुम भी लड़ना, और जब तक जीवन है तब तक लड़ना। दो तीन साथियों ने एक शेर को आधा अधूरा कहा, मैं उसको पूरा करता हूं कि फूलन देवी ने कहा तो फिर लिखिए, फिर कलम उठी और लिखा गया कि अरे जवानी को देखा, रवानी को देखा, जवानी को देखा, रवानी को देखा, वीरों की खूनी कहानी को देखा, जुर्म से लड़ती रही। किससे? जुर्म से लड़ती रही। फूलन में झांसी की रानी को देखा, वो जुर्म और अन्याय के खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज बुलंद किया। दोस्तों, इस समाज का बहुत बड़ा और बहुत पुराना, हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। इसलिए कहते हैं कि न जागोगे तो लुट जाओगे, लालो पीढ़ी और पिछड़े दलित समाज के लोग। हजारों वर्ष का तेरा इतिहास डूब जाएगा, सितारे फिर घेर लेंगे धरती भरे आकर तुझे, फिर कोई लुटेरा आके तेरा आंगन लूट जाएगा, फिर कोई लुटेरा आके तेरा आंगन लूट जाएगा। आप सब लोगों को 27 का सत्ताधीश, 27 का चुनाव इस प्रदेश का ही नहीं, इस देश की दिशा और दशा तय करेगी। क्योंकि अगर 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीतती तो बहुजनों की नायक, संविधान की रखवाली,
कि जिम्मेदारी जो मान्यवर कांशीराम जी ने मायावती को दिया था, पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी लेकर के वो चुप बैठ गई हैं कि वो संविधान की नहीं अपनी चिंता कर रही हैं। अरे मेरे पिछड़े दलित समाज के लोग, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है, आप तक, तो संविधान बचेगा तो देश बचेगा। इसलिए संविधान बचाने